क्या आपने हरियाणा में टोला पार्टी और टोटल विकास पार्टी के बारे में सुना है? कभी आपने सुना है कि दिल्ली में सत्य बहुमत पार्टी या भारतीय जनता की एकता पार्टी भी है? देश में ऐसी 1786 पार्टियां रजिस्टर्ड है, जिनमें से आधे से ज्यादा चुनावी राजनीति से दूर है। राजनीतिक पार्टियां अगर चुनाव नहीं लड़ती हैं तो पैदा क्यों होती है? इसका जवाब चुनाव आयोग की एक सिफारिश में छिपा है। चुनाव आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि जो पार्टियां रजिस्टर्ड हैं और चुनाव नहीं लड़ती, उनकी कमाई पर इनकम टैक्स की छूट खत्म होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि पार्टियों को 2000 से ज्यादा चंदा देने वालों का ब्यौरा इनकम टैक्स रिटर्न में देना चाहिए। इसके लिए कानून में बदलाव करने का वक्त आ गया है। बैंकों के बाहर कतार में खड़ी जनता के नाम पर राजनीति करने वाले किसी पार्टी को नोटबंदी से कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के पास जो भी पैसा है वो कानून की नजर में सफेद है। देश में सभी पार्टियों को इनकम टैक्स में 100% छूट मिली हुई है। उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न तो दाखिल करना होता है, लेकिन उसमें सिर्फ 20,000 से ज्यादा चंदा देने वालों का ही नाम पता बताया जाता है। बाकी का चंदा अज्ञात स्रोत के नाम हो जाता है। चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों के इसी अज्ञात स्रोत पर रोक लगाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन से फिर से आग्रह करता हूं कि इस बात को आगे बढ़ाए, देश के राजनीतिक दलों पर दबाव पैदा करें, सबसे मिलकर के चर्चा करके करें, और हमारी सरकार जो फैसला होगा, जो जनता के हित में होगा, ईमानदारी के पक्ष में होगा, उसको तुरंत लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। There is a major agenda of electoral reforms, the financing of political parties, the way elections are conducted, the expenses on elections, the parliamentary elections as well as state elections. There are many reports, there have been many discussions. Some of this will require changes in legislation. So what has just been suggested is a very, very small piece in that. चुनाव आयोग के सिफारिश की हम प्रतीक्षा करेंगे। इसके बारे में ऑल पार्टी मीटिंग में कंसेंसस की कोशिश करेंगे। अभी मीडिया में मैंने पढ़ा है, मैं देश का कानून मंत्री भी हूं। उनके औपचारिक पद की हमें प्रतीक्षा में देखूंगा, इसके बाद चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। तो सवाल यह है कि राजनीतिक पार्टियों के पास कोई कालाधन होता ही नहीं है। क्या राजनीतिक पार्टियां वाकई दूध की धुली हैं? इसी पर बड़ी बहस होगी और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। अभय दुबे जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। हमारे साथ विश्व बंधु गुप्ता जी हैं, जो फॉर्मर इनकम टैक्स कमिश्नर है, और हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। डॉक्टर संबित पात्रा, ये इंप्रेशन हो गया कि नए कानूनों को देखने के बाद लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। उनको लग रहा है कि ये राजनीतिक पार्टियां तो दूध की धुली होती हैं। प्रधानमंत्री ने वैसे अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन बिल्कुल नहीं। आपका जो पूरा कंसर्न है, बिल्कुल, लेकिन सवाल खड़ा करता है। जी दीपक जी देखिए, पहली बात है, आपका और जो जनता का आक्रोश है वो जायज है और सर माथे पर है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जनता जो पूछ रही है सवाल की जो पॉलिटिकल पार्टीज है आखिर जो ये कर रही है ये उचित कर रही है, और जो इनका फंडिंग सिस्टम रहा है ये इतने पर्दे में क्यों रहा है। जिस प्रकार का रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन का आया है वो स्वागत योग्य है। खुद प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात और कही कि देखिए, विगत कुछ दिनों से, 2-4 दिनों से एक कैंपेन करने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए, जनता तो लाइन में खड़ा है, जनता को भुगतान करना पड़ रहा है, जनता को परेशानी है, जो कि सच बात है, परेशानी भी है, मगर ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये एकजुट हो गए हैं और इन्होंने नियम को तोड़कर ऐसा कुछ कर दिया है कि इनका काला धन जो है वो सफेद हो सकता है। आज प्रधानमंत्री जी ने याद दिलाया कि देखिए, 1961 में जो इनकम टैक्स लॉ आया था वो 35 वर्षों से उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कोई कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए बगैर जो कानून था वही कानून चला आ रहा है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर सकता है और उसके पश्चात उससे पूछा जाएगा कि आपने 2.5 लाख के ऊपर कैसे डिपॉजिट किया, आप ब्यौरा दीजिए, ठीक इसी प्रकार कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर डिपॉजिट करती है तो उसको भी अपने किताब सही रखने पड़ेंगे, किताब का ऑडिट होना चाहिए, और जो एक रिपोर्ट होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट वह भी आप इलेक्शन कमीशन में सबमिट करेंगे, और कोई भी गड़बड़ी आपका होता है तो आप पकड़े भी जाएंगे। मगर बड़ी बात है कि 2000
से ऊपर के रकम 2000 या 2000 के ऊपर से रकम के लिए भी आप अब शो करेंगे, जो कि पहले 20,000 था। 20,000 के ऊपर का ही शो किया जाता था, उसके नीचे शो नहीं करते थे। यह भी एक स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि इस विषय को वो संसद में उठाना चाहते थे। 2 विषय वो संसद में उठाना चाहते थे। एक तो इस विषय को कि 2000 या कैसे और ट्रांसपेरेंसी बढ़े पॉलिटिकल फंडिंग में, और दूसरा विषय कि पूरे देश में एक इलेक्शन, चाहे असेंबली इलेक्शन हो चाहे आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, वो एक साथ कैसे जाए, ये उठाना चाहते थे। ऑल पार्टी मीटिंग में ऑलरेडी इस विषय को उठाया भी गया है, मगर ये विषय चूंकि पार्लियामेंट डेड रहा, पार्लियामेंट नॉन फंक्शनिंग रहा, तो स्वाभाविक रूप से ये विषय उठ नहीं पाया पार्लियामेंट पे। तो मुझे लगता है, जैसे अभी मैंने सुना नीति आयोग के भी सदस्य को और कानून मंत्री को भी, चूंकि ये पूरी प्रपोजिशन अभी कानून मंत्री अर्थात लॉ जुडिश कमीशन में है, कानून मंत्री तक पहुंचेगी और उसके बाद एक कंसेंसस बनेगा, ऑल पार्टी मीटिंग होगा और लास्ट में पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेशन लाके इसे चेंज किया जा सकता है। हम इसके साथ हैं। जो काम 35 वर्ष से नहीं हुआ, धीरे से उसे चेंज करना है और इसे आगे की तरफ बढ़ाना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं लास्ट में इतना ही कहकर अंत करूंगा कि जो डिबेट अभी तक नहीं हो रहा था, कम से कम एक डिबेट तो शुरू हुआ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द बॉल हैज स्टार्टेड रोलिंग। अभी तक तो इस पर चर्चा भी नहीं हो रही थी। लेकिन अज्ञात स्रोत कितना बड़ा होता है? मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं संबित पात्रा जी। 2014-15 में बीजेपी की कुल कमाई 970 करोड़ रुपए थी और इसमें 506 करोड़ अज्ञात स्रोत से थे, लगभग 60% से ऊपर। 2014-15 में कांग्रेस की कुल कमाई 593 करोड़ थी और 445 करोड़ अज्ञात स्रोत से। मैं आपसे जानना चाहता हूं अभय कि जैसे ही कोई पार्टी सत्ता में आती है, अज्ञात स्रोत का चंदा मिलना थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे 2004-5 में हमने कांग्रेस के साथ देखा, फिर लगातार 10 साल कांग्रेस का फंड बढ़ता रहा, लेकिन अब बीजेपी के साथ यही हो रहा है। ये चक्कर क्या है? नहीं, देखिए दीपक जी, इस बात से बिल्कुल सहमत है कि सारे राजनीतिक दलों को एक पारदर्शी व्यवस्था बनानी चाहिए कि पूरा डिस्क्लोजर हो, एक एक पैसे का डिस्क्लोजर हो। मैं संबित पात्रा जी की बात से प्रारंभ करता हूं। उन्होंने कहा कि अभी ये र्यूमर उड़ाया गया कि राजनीतिक दलों को विशेष छूट दी गई है। वो इसलिए हुआ संबित पात्रा जी की फाइनेंस सेक्रेटरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि जो डिमोनेटाइजेशन के बाद राजनीतिक दल अपने 500 और 1000 के नोट अगर जमा कराते हैं तो कोई पूछताछ उनसे नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन 30 ने इनकम टैक्स एक्ट का ये एग्जम्पशन देता है राजनीतिक दलों को। लेकिन आपको जानना चाहिए कि जब आप रूरल बैंक्स को अनुमति नहीं देते कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने नोटों को बदलवा लें, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में अनुमति नहीं देते कि आप 500 और 1000 के नोट बंद होंगे, तब देश का नागरिक अपेक्षा करता है, क्योंकि उसकी प्रतिकूल छवि राजनीतिक दलों के लिए है, तो वो ये अपेक्षा करता है। दीपक जी, मैं छोटा सा 3-4 विषयों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। देखिए, एक करके डालिएगा भाई जी, बड़ा बोझिल हो जाएगा। 9 में सेक्शन 293 है जी। नहीं, देखिए, ये प्रावधान पहले था दीपक जी की कंपनी किसी प्रकार का चंदा राजनीतिक दलों को नहीं देगी। बाद में ये प्रावधान कर दिया गया कि 5% अपने इनकम में से वो दे सकती है। तो जो रिकमेंडेशन है इलेक्टरल रिफॉर्म्स की 170 जो लॉ कमीशन है, उसमें स्टेट फंडिंग का प्रोविजन है, सब उस पर कंसेंसस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आप देखिए ऑर्डर्स हैं कि आर्टिकल 324 में जरूरत नहीं इलेक्शन कमीशन को कि वो वापिस सरकार के पास जाए। उन्होंने कहा ये रिजर्वायर है आर्टिकल आपके लिए, आप लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 2002 में सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय अमान्य करके ऑर्डिनेंस लाए थे कि क्रिमिनल केस और इनकम का ब्यौरा देना होगा फॉर्म में, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डिनेंस को स्ट्रक डाउन किया। और ये स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो लागू कर सकता है और ये करना चाहिए। हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विश्वबंधु गुप्ता जी, क्या आपको नहीं लगता कि अज्ञात स्रोत वाकई काले धन का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है? 450 करोड़ एक साल में, 500 करोड़ एक साल में, इस तरह का अज्ञात स्रोत। ये अज्ञात स्रोत होता क्या है? दीपक, हुआ ये है कि दोनों बड़ी पार्टियां, कांग्रेस भी और बीजेपी, इन दोनों ने मिलकर ऐसा किया है कि उन्होंने कहा कोई भी कंपनी पहली बार
जितना मर्जी पैसा किसी पार्टी को देना चाहे दे सकती हैं। दूसरा, कांग्रेस का जो पूरा इतिहास है वो तो बिल्कुल शर्मनाक रहा है। कांग्रेस पार्टी में इतनी जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ, उस भ्रष्टाचार के दौरान इलेक्शन कमीशन की जितनी रिपोर्टें थी, यूपीए गवर्नमेंट ने उसको उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया। आप आज ये देखिए, स्थिति ये आ गई है। और मैं कम से कम, वो कहते हैं शुद्ध देर में आई तो सही, जो बात इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं दिया जा सकता, इस मौके को हमें बिल्कुल हाथ से नहीं निकलने चाहिए। और पार्लियामेंट का एक पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है, ये पार्टी जिसको 8 करोड़ रुपया मिला था 2011-12 में, वो पिछले साल बढ़ के 35 करोड़ रुपया हो गया। और ये पैसा सारे का सारा अननोन सोर्सेस में है आम आदमी पार्टी का। और उसके साथ जो उनके खर्चे हैं आम आदमी पार्टी के, 70% खर्चों का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये जो पूरी गुंडागर्दी हिंदुस्तान के वोटर के साथ चल रही है इस मुल्क में, इसको खत्म किया जाना चाहिए। ये हिंदुस्तान के वोटर का फंडामेंटल राइट खत्म कर रहे हैं और हर तरह के गलत लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज में आने के एक एनकरेजमेंट दे रहे हैं। अब इसी वक्त पर इस मामले का उठना, प्रदीप जी, ये पॉलिटिकल पार्टी की साख पर, क्रेडिबिलिटी पर आम आदमी बोल रहा है मैं तो लाइन में खड़ा हूं, मुझे लाइन में लगना पड़ रहा है, और पॉलिटिकल पार्टी 450-500 करोड़ रुपया गैस नोट से चंदा ले रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये काला धन को सफेद करने की फैक्ट्रियां बन गई है और टोटल पॉलिटिकल पार्टी है 1750 से ऊपर? देखिए दीपक जी, एक बात तो बड़ी साफ है जो आप कह रहे हैं कि ये जनता का दबाव है जिसके कारण ये चर्चा शुरू हुई है। एक दबाव में सभी राजनीतिक दल महसूस कर रहे हैं कि जनता से हम जो अपेक्षा कर रहे हैं हमें भी उसी तरह का आचरण करना चाहिए। बिल्कुल। तो शुरुआत राजनीति, देखिए जितना भ्रष्टाचार है देश में उसकी गंगोत्री जो है वो राजनीतिक फंडिंग है। ये आप 400-900 करोड़ कह रहे हैं, ये बहुत छोटा अमाउंट है। इसके बदले में जो सत्ता में आने पर पार्टियां देती हैं, जिन लोगों ने ये पैसा दिया है, वो इसका कई गुना है। तो इसलिए जो है, ये तो इसमें बैलेंस शीट वाला अमाउंट है। हाँ, जो रिटर्न में दिखा रहे हैं। अब आप सोचिए कि बिना दिखाया कितना हो सकता है। इसके बदले में जो उनको उपकार उन पर किया होगा, उनका फायदा पहुंचाया होगा, उसकी आप कल्पना कीजिए। दूसरा, ये बात इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक कही है कि जो पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती उनको जो है डी रजिस्टर कर देना चाहिए एक तरह से, क्योंकि वो ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक जरिया है। बिल्कुल। वो पार्टियां और इसके अलावा और कुछ नहीं करती। तो जो पार्टी चुनाव नहीं लड़ती उसको 1 चुनाव या 2 चुनाव या 3 चुनाव तक का मौका देने के बाद उसको अपने आप डी रजिस्टर कर देना चाहिए चुनाव आयोग को। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि जब देश में प्रधानमंत्री कैशलेस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जब एक चाय वाला 10 रुपए की चाय का पैसा इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से लेने को तैयार है, तो 2000 भी क्यों? अगर हम किसी राजनीतिक दल को 100 रुपए देना चाहते हैं, 200 रुपए का चंदा देना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से क्यों नहीं? उसमें हमारी आइडेंटिटी भी है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, न राजनीतिक दल पर कोई आरोप लगेगा, न किसी और पर कोई आरोप लगेगा। तो जरूरी यह है कि राजनीतिक दल अपनी ओर से पहल करें। जो आज कानपुर में प्रधानमंत्री ने कहा है कि राजनीतिक दलों के बारे में एक नकारात्मक छवि है लोगों के मन में, ये बात सही है। राजनीति से एक तरह की वितृष्णा सी हो रही थी, खासतौर से 2009 से 2014 के बीच में। बिल्कुल ठीक। तो उसको अगर राजनीतिक दलों को ठीक करना है, और ये किसी एक राजनीतिक दल का मामला नहीं है, सभी राजनीतिक दलों को मिलकर करना पड़ेगा कि अपनी जो अर्थव्यवस्था है, अपना जो लेन देन है, उसको किस तरह से पारदर्शी बनाएं, किस तरह से विश्वसनीय बनाएं। ये जो रोज आरोप लगते हैं कि उनसे पैसा ले लिया, पता नहीं लिया कि नहीं लिया, या किसी और से लिया जिसका नाम ही नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल। ये सब स्थिति खत्म होनी चाहिए। जनता को पता होना चाहिए, आरटीआई के इस युग में लोगों को ये जानने का हक है कि हमारे राजनीतिक दल जो पैसा खर्च कर रहे हैं, ये ठीक बात है कि राजनीतिक दलों को पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, उसकी फंडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए,
उसका लेकिन एक ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए कि उसमें कोई लुका छिपी कोई इस तरह का सवाल ना हो। देश को अगर हम कैशलेस बना रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं? कैशलेस ना हो? मुझे इसी सवाल का जवाब दीजिए डॉक्टर संबित पात्रा कि हम पूरे देश को कैशलेस बनाना चाहते हैं या लेस कैश का बनाना चाहते हैं, जो टर्म आप यूज करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियां कैशलेस क्यों ना हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने, होना चाहिए। और देखिए आज अच्छी बात है, मैं भी कह रहा था और अभी मैंने सुना कि हमारे जो कमिश्नर साहब, पूर्व कमिश्नर साहब है, उन्होंने भी सही कहा कि देर ही सही कम से कम ये डिबेट आरंभ तो हुआ। ये डिबेट इसलिए आरंभ हुआ कि एक रिफॉर्म का जो समय था वो शुरू हो गया है। अब ये प्रहार काले धन पे हुआ तो स्वाभाविक है लोगों ने कहा अच्छा सिर्फ काले धन पे अटैक करोगे तो आप पॉलिटिकल पार्टीज के भी जो काले धन है उस पर भी अटैक करो। और यही मोदी जी ने कहा अब समय आ गया है कि हमें ये रिफॉर्म भी लाना पड़ेगा। एक बात जो हमारे प्रवीण जी ने कहा मैं उसको दुरुस्त करना चाहता हूं कि अगर कैशलेस का विषय है तो कार्ड के माध्यम से भी तो हम दे सकते हैं। प्रदीप जी ने कहा सॉरी कि कार्ड के माध्यम से भी दिया जा सकता है। 2000 रुपए कोई कैश भी क्यों दे, उसको क्यों छुपाया जाए? इसमें देखिए अगर इलेक्शन कमीशन ने 2000 रुपए तक की छूट दी है उसके पीछे का जो लॉजिक है मैं समझा सकता हूं। देखिए नंबर 1 कि इलेक्टोरल सिस्टम में होता है कि जो साधारण व्यक्ति, जो आम आदमी और किसी पार्टी के लिए डोनेशन देना चाहे चंदे के रूप में तो उसकी आइडेंटिटी ओपेक रहनी चाहिए, आइडेंटिटी डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, वरना वो खतरा महसूस करता है, वो डोनेशन देना नहीं चाहेगा। डिजिटल में उसका डिक्लेयर हो जाएगा। तीसरा है कि 2000 रुपए क्यों? क्योंकि साधारण व्यक्ति 2000 से ज्यादा डोनेशन देना चाहेगा नहीं। 2000 रुपए कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, नौकरी पेशा है, एक सब्जी वाला भी 2000 तक दे सकता है, उससे अधिक देने में उसको तकलीफ होगी। इसलिए आम आदमी के, साधारण व्यक्ति के श्रद्धा को 2000 तक मानते हुए इलेक्शन कमीशन को लगता है कि उसके आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करना है और इससे ज्यादा वो देगा नहीं, इसलिए 2000 का लिमिट उन्होंने फिक्स किया है। आज मुझे लगता है एक बड़ी पहल शुरू हो गई है और बार बार जो ये विपक्षी पार्टी हम पे हमला कर रही थी कि हम ये क्या कर रहे हैं, केवल हमने काला धन पे अटैक किया, 6% पे अटैक किया, बाकी चीज पे क्या किया। देखिए द बॉल हैज स्टार्ट रोलिंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब रिफॉर्म का प्रोसीजर एक करके एक, दूसरा करके दूसरा ये शुरू हो चुका है और नेक्स्ट जो टारगेट है अब ये पॉलिटिकल रिफॉर्म पे है। नहीं, लेकिन संबित जी सबसे बड़ा सवाल यह है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप अपनी पार्टी को ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे, आप जो दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं, जो पूरे देश से एक्सपेक्ट करते हैं, उसके लिए आपका एक्सेप्शन क्यों हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए देखिए हमारे पे सवाल उठा कि हमने बाइक खरीदे उत्तर प्रदेश में, उस बाइक की पेमेंट हमने चेक से की है। जितने भी अधिकांश पेमेंट हमारी पार्टी करती है वो चेक से करती है। और अब हमारे भी कैंटीन, आप हमारे पार्टी ऑफिस आएंगे तो कैंटीन इत्यादि में जो भी खर्चा है अब सब कोई कार्ड से कर रहा है, सब लोग अपने कार्ड का इस्तेमाल करते। तो शुरुआत हो चुकी है हमारे पार्टी में। जहां तक बिगर इश्यू है, जो लार्जर कैनवस जिसको हम कहते हैं, वो पॉलिटिकल फंडिंग का है। पॉलिटिकल फंडिंग में 20,000 रुपए, देखिए अब तक जो कानून था हम उस कानून का पालन कर रहे थे। 1961 से जो कानून चला आ रहा है हमने उस कानून का उल्लंघन नहीं किया है। हाँ, अब कानून बदलने का समय आ गया है। कानून बदलने का समय आ गया है। अभय जी को जोड़ूंगा मैं। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि 2004 से 2015 के बीच राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों ने कितने पैसे कमाए? 3368 करोड़ रुपए। 3368 करोड़ रुपए का चंदा मिला है तमाम राजनीतिक दलों को इस देश के अंदर। कहां से आता है इतना पैसा? कौन देता है चंदा? बहस करेंगे ब्रेक के बाद। चलिए एक दिलचस्प सवाल पूछते हैं, संबित से भी पूछते हैं और अभय दुबे जी से भी पूछते हैं। अभय जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप शपथ लेकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने आज तक कभी ब्लैक मनी का इस्तेमाल इलेक्टोरल प्रोसेसेस के लिए नहीं किया है? बिल्कुल शपथ पूर्वक मैं दीपक जी कह सकता हूं कि कोई ब्लैक मनी का इस्तेमाल, कैसे राजनीतिक दल ब्लैक मनी जनरेट कर सकते हैं आप बताइए। अगर चंदे पर राजनीतिक दल अपने काम करते हैं तो वो काला धन कैसा हुआ, और राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपने चंदे का हिसाब भी पूरा रखते हैं जिसका ब्यौरा देते हैं। जो इस मैं बता तो रहा हूं सर, मुझको रिटर्न के हिसाब से 506 और 445 करोड़ रुपए अज्ञात स्रोत से, अज्ञात स्रोत से।
दीपक जी, ये तो काला धन सफेद करना हो गया। दीपक जी, अज्ञात स्रोत कुछ नहीं होता। जो चंदा, नहीं, बिल्कुल नहीं, जो चंदा दिया होता है उसका राष्ट्रीय राजनीतिक दल हिसाब रखता है। मैं एक छोटे से तथ्य पर आपके सम्मुख प्रकाश डालना चाहता हूं। देखिए, गड़बड़ी कहां होती है। आप आजाद भारत के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा तो पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया। इतना बड़ा पैसा खर्च चुनाव में करना प्रारंभ किया कि लोगों को अनास्था प्रजातंत्री व्यवस्था से प्रकट होना प्रारंभ हुई। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का जो हिसाब दिया है उसमें यह बताया कि 159 एमपी को बीजेपी ने 2014 लोकसभा चुनाव में जो पैसे दिए हैं, 36 एमपी ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि जो राजनीतिक दल ने खर्चा बताया उससे अधिक उन्होंने कहा कि हमें हमारी पार्टी ने दिया। दूसरी बात, 71 भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने 1470 लाख रुपए दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना चुनावी किया उसमें उन 71 एमपी के खर्च का जिक्र ही नहीं किया। तो ये तो काला धन हो सकता है जो अधिकृत दस्तावेजों में है, मगर राजनीतिक दलों को कोई काला धन उनका खुद का जनरेट करने की क्षमता नहीं होती नहीं, है। मैं काला धन लेने में जनरेट करने की बात नहीं कर रहा हूं। आपके पास तो फैक्ट्री है काले धन को सफेद करने की। आप तो कहीं से भी पैसा ले आइए। और कितने लोग हैं जो काला धन देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को? बड़े बड़े काला धन ही ज्यादातर देते काला हैं। धन ही ज्यादातर देते हैं। नहीं, देखिए दीपक जी, जो उसका पूरा ब्यौरा राजनीतिक दल रखते हैं और इलेक्शन कमीशन को देते हैं। जब आप देखिए, जो बीच में एक प्रश्न खड़ा हुआ था कि आरटीआई के प्रावधान में राजनीतिक दलों को क्यों नहीं लाना चाहिए, मैं सवाल चाहूंगा। सारे राजनीतिक दल इसका स्वागत करते हैं कि आरटीआई का सेक्शन 2H, जी, आरटीआई के सेक्शन 2H के प्रोविजन पर जब सीआईसी ने ऑर्डर पास किया तो इसके लिए तो राजनीतिक दल तैयार हो सकते हैं कि स्टेट के लेवल पर या सेंटर के लेवल पर ब्यौरा ले लें, लेकिन ब्लॉक लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पर ओम्बड्समैन की नियुक्ति, वहां की आरटीआई की एप्लीकेशन, तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सारे राजनीतिक दल पारदर्शी व्यवस्था में आस्था रखते हैं, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था की अपेक्षा कोई एक सरल व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन गांव के लेवल पे होता है सर। गांव के लेवल पर जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आरटीआई के दायरे में, तो पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं आ सकती? डॉक्टर संबित पात्रा, आपसे भी मेरा वही सवाल, क्या आप शपथ लेकर, बिल्कुल शपथ लेकर आप ये कह सकते हैं कि आज तक बीजेपी ने कोई कालाधन यूज नहीं किया इलेक्शन प्रोसेस के लिए? एक रियलिस्टिक पिक्चर यहां रखने की आवश्यकता है। देखिए, काला धन क्या होता है, यहां विश्व बंधु गुप्ता जी बैठे हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर देंगे। काला धन क्या होता है? धन कोई काला या सफेद नहीं होता है। काला धन होता है टैक्स इवेजन। जिस धन पे टैक्स नहीं दिया गया सरकार को वो काला बन गया, और जिस धन पे टैक्स दिया गया वो सफेद रहता है। देखिए, चूंकि सेक्शन 13A इनकम टैक्स लॉ 1961 के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी टैक्स एग्जम्प्ट हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें टैक्स देना ही नहीं पड़ता है, तो काला और सफेद का विषय ही नहीं आता है। दूसरा जो मेजर बहुत बड़ा चंक अनडिक्लेयर्ड पैसा उनके पास। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप घुमा के मैं पूरा का उत्तर दूंगा। आप कान उल्टा पकड़ रहे हैं, आप कान उल्टा पकड़ रहे हैं। आप जो लेते हैं वो काला धन है। और आप देखिए, आपके पास तो फैक्ट्री है ना काले धन को सफेद करने की, क्योंकि जैसे ही आपके पास आया, मैं आपको बताऊंगा सब, चिंता मत करिए। हाँ, बिना टैक्स दिया पैसा जैसे ही आपके पास आया वो तो सफेद हो गया। मैं अब बिल्कुल मैं दिल से उत्तर दूंगा। देखिए दीपक जी, मैं दिल से उत्तर दूंगा और आपको कंप्लेन करने का मौका नहीं दूंगा। मैं एक राजनीतिक उत्तर नहीं दूंगा, जो दिल से है, सच्चाई वो बताऊंगा। देखिए, आपका जो कंसर्न है कि बहुत बड़ा अमाउंट हमारे पास वो पैसा आता है जिसको हम अकाउंट नहीं करते हैं, ठीक बोल रहे हैं, मगर कानूनन सभी पॉलिटिकल पार्टी सही कर रहे हैं, क्योंकि कानून ऐसा बना हुआ है कि आपको डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक अकाउंट बुक जाके इलेक्शन कमीशन को दिखा देना है, वो सब पॉलिटिकल पार्टी कर देती है, क्योंकि 20,000 तक का एग्जेम्पशन है, तो सारा अमाउंट उसी 20,000 में आ जाता है। अगर हमने वाकई अच्छे मन से काम करना है तो इन कानूनों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी जाके हम कहेंगे कि हम बिना खराबी के लड़ रहे हैं। और जहां तक मेरी शपथ की बात है, देखिए दो चीज मैं शपथ लेकर कहता हूं कि मोदी जी ना खाऊंगा ना खाने दूं का जो प्रिंसिपल है, इस पे अडिग है, हमारा ये कैबिनेट पूरा अडिग है,
और एक पूरे रिफॉर्म के लिए हम जी जान से कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद है कि हमें शपथ लेकर एफिडेविट भरने के लिए, मुझे याद है जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेके कालाधन के खिलाफ निकले थे, उन्होंने कहा था कि जितने सांसद हैं बीजेपी के 15वें लोकसभा में वो सब अपना एफिडेविट देंगे। एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिन्होंने स्पीकर को अपना एफिडेविट सबमिट किया था कि हमारे पास कोई बाहर देश में कालाधन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी थी। कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया था। दूसरी बात, पार्टी का पैसा कालाधन कैसे बनता है, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। तो 2000 अभी आप देखिए जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड AJL का केस चल रहा है के खिलाफ ऑर्डिनेंस लेकर मैं आपके आए। बीच में नहीं बोला था अभय जी, आप अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था अभय जी, आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। आप भी रुक जाइए, मेरे बाद आप बोल दीजिएगा। बोलिए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था दीपक जी कि काले धन को सफेद पार्टीज कैसे कर सकती हैं। जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड है जिसका नेशनल हेराल्ड केस चला, उसमें हुआ क्या है? उसमें यही हुआ है कि जो पैसा लोगों ने कांग्रेस को डोनेट किया, उस पैसे से प्राइवेट कैपेसिटी में राहुल जी और सोनिया जी ने बिल्डिंग खरीद ली, जिससे कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एक अलग कंपनी चलती है। और ये काला का सफेद वाला विषय हो गया, जिसमें कि आज दोनों बेल पे बाहर है, क्योंकि ये पूरा विषय कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जब गया तो कोर्ट ने इसी पे सवाल पूछा, और दोनों आज आपको याद दिलाओ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए थे, क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए थे, बाद में क्रिमिनल चार्जेस वापस किए, क्रिमिनल वर्ड हटाया, मगर बहुत स्ट्रिंजेंट इसमें ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने किया है। अभय, मैं गलत हूं तो बता दीजिए अभय जी। देखिए दीपक, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। आजादी के पहले, आजादी की लड़ाई के लिए जिस संस्थान की स्थापना की गई, अगर उनके लोगों के कर्जे को चुकाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कंट्रीब्यूशन दिया, जब आपने यंग इंडिया के ट्रांसफर की बात की तो सेक्शन 25 की कंपनी थी। आप जानते कि 1 रुपए बिना बोर्ड मीटिंग के कैसे कंट्रीब्यूशन दे दिया? संपत्ति का 1 इंच भी ट्रांसफर नहीं कर, 1 इंच भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या बात करते हैं आप? आपने तो पूरा 2.5 साल का कार्यकाल कुछ इतना बढ़िया था तो बेल पे, अरे कपिल सिब्बल को छोड़ के आप ही चले जाते कोर्ट में के लिए। आप नहीं, आपको इतना सब कुछ पता है तो आप कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह को छोड़ के आपके वकील होना चाहिए था। वो दोनों बेचारे हार गए वहां पे। अरे वो तो बहुत योग्य हैं। आप ये तो राजनीतिक पूर्वाग्रह से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी हार गए, योग्य तो है मगर हार गए। उसका जवाब हार गए और दोनों को बेल में छोड़ना पड़ा। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप भी सुन लीजिए। आपने उस डिमोनेटाइजेशन के अनाउंसमेंट के पहले किन लोगों ने 5,88,000 करोड़ रुपए जमा कराया, उसका जवाब आपने आज तक नहीं दिया। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आपकी बड़ी बातें कर रहे हैं आपके राजनीतिक दल ने उस अनाउंसमेंट के पहले कैसे उड़ीसा में, बिहार में बड़ी मात्रा में जमीनों की खरीदें की। तो ये जो यक्ष प्रश्न है कि 2,20,000 करोड़ रुपए दाल में घोटाला किया, 23 मिलियन टन दाल को जो 46 रुपए की इंपोर्ट 7 मिलियन टन की गई, 50 रुपए की एमएसपी की दाल, आज तक आपकी पार्टी ने ये एलिगेशन पार्लियामेंट में लगाया, बताइए। दाल काला है, यहाँ दाल आ गया। आपकी पार्टी ने इस तरह का कोई सॉलिड एलिगेशन आज तक पार्लियामेंट में नहीं लगाया। डिमोनेटाइजेशन के नाम पर दीपक जी ये ऑर्गेनाइज लूट जो कहा पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, उसका उदाहरण है कि देश के सारे हवाला कारोबारियों से 2,000 के नोट बड़ी मात्रा में विषय कुछ और था, आप डिमोनेटाइजेशन क्यों जा रहे हैं? कतारों में खड़ा है। चलिए विषय कुछ जो दूसरा है प्रदीप जी, तो आप यहाँ हेराल्ड पर की बात करते हैं जी। अब मैं आपके से 1 मिनट आ रहा हूँ। प्रदीप जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये और है, हमसे कहते हैं विषय क्या संबित का जवाब और अभय का जवाब, दोनों जवाब मतलब कसौटी पर खड़े हैं। कसौटी पर खड़े मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि सबको पता है, वो बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी कालाधन जनरेट नहीं कर सकती, लेकिन वहां पर तो कालाधन आते ही सफेद हो जाता है। जनरेशन की जरूरत क्या है इसको? भाई सीधे नहीं करती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करती है कि जब आप जिनसे चंदा लिया है उनको फायदा पहुंचाते हैं, वो काला धन जनरेट करते हैं। देखिए, पार्टियां कुछ भी कहें, उनके स्पोक्समैन हैं, सब अपनी पार्टी के पक्ष में हाँ बोलेंगे, लेकिन आप एक सार्वजनिक जीवन में हैं। सार्वजनिक जीवन में आम धारणा जो है, जो परसेप्शन है, वो ज्यादा मैटर करता है रियलिटी से।
लोगों की ये धारणा है कि राजनीतिक दल काला धन लेती हैं, जिनसे लेती हैं उनको फायदा पहुंचाती हैं, वो बदले में काला धन और जनरेट करते हैं और ये दोनों म्यूचुअल बेनिफिट का जो है ये धंधा चलता रहता है। कोई जनप्रतिनिधि कुछ अपवादों को छोड़ दे तो ये नहीं कह सकता कि जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च की सीमा है उसके अंदर वो चुनाव लड़ता है। सबको पता है, ये सिर्फ राजनीतिक दलों के कागज पर नहीं होता, उनको नहीं पता होता जो चुनाव आयोग को दिया जाता है, उस सबको पता है कि उसका कई गुना ज्यादा चुनाव में खर्च किया जाता है। तो वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा कोई अपनी तनख्वाह से नहीं खर्च करता, कोई अपनी जमीन और मकान बेचकर तो खर्च करता नहीं है। वो पैसा जब कहां से आता है, जिनसे लिया है उनको लौटाने के लिए 5 साल आप जो करते हैं, दरअसल वो है काले धन और भ्रष्टाचार की जननी, वहां से शुरू होता है। तो इसलिए जब तक यहां सफाई नहीं होगी, राजनीतिक दलों का चंदा लेने का और खर्च करने का तरीका ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, पारदर्शी नहीं होगा, तब तक काले धन को आप खत्म करने की बात नहीं कर सकते। विश्वबंधु गुप्ता जी, आपको क्या लगता है काले धन को जनरेट करने का मेजर सोर्स पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? क्योंकि आपने चंदा लिया, चंदे के बाद आपने फेवर किया और सब जानते हैं क्विड प्रो को होता है, सभी लोग इस बात को जानते हैं और ये देश के अंदर एक ओपन सीक्रेट। मैं दीपक, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, उनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कवर किया जाना चाहिए। मैं कमिश्नर के तौर पे मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए। एक महिला है यूपी की पॉलिटिशियन, वो 1.5 करोड़ रुपया उसने घूस लिया एमएलए का टिकट देने का। एक हरियाणा की पार्टी का प्रेसिडेंट आया, उसने 70 लाख रुपए लिए और उसको टिकट भी नहीं दिया, 70 लाख रुपए लेके खा गया। ये जो ऑफिस बेरर्स हैं, हिंदुस्तान की हर स्टेट के अंदर कैंडिडेटों से 50 लाख मांगते हैं, 1 करोड़ मांगते हैं टिकट देने का। ये दुकान लगी हुई है इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस बेरर्स, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, इनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ले लिया जाना चाहिए, इन पे छापे पड़ने चाहिए। आपको इनके पास 50-50, 100-100 करोड़ की प्रॉपर्टीज मिलेगी। इस देश के अंदर अगर कैंडिडेट को टिकट ही तब मिलता है जब वो 50 लाख रुपया दे दे, तो इस देश के अंदर क्या लोकतंत्र बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। ये मीडिया भी नहीं बचेगा आपका। ये जो दुकानें खुली हुई हैं, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी में आपको बता दूंगा कि ये आदमी है जो दलाली करता है उसके लिए टिकट देने की। तो मैं नरेंद्र मोदी जी के रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कम से कम ये डिबेट खोला है और पहली बार पॉलिटिकल पार्टी के जितने प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज और ऑफिस बेरर्स हैं, इनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ले लिया जाए। ठीक है, यही सवाल से आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है अभय, क्या इनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में लेना चाहिए आपके पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस बेरर्स को? क्योंकि ये भी एक पब्लिक पोस्ट ही है। नहीं, देखिए दीपक जी, एक बड़ा प्रश्न देश के सम्मुख ये है कि चूंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को अगर आप देखेंगे तो वो सरकारी कंपनियां, सरकार किसी प्रकार का डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकती। और जो विश्वबंधु गुप्ता साहब कह रहे हैं, आईपीसी में ऑलरेडी प्रोविजन है, अगर कोई शिकायत करता है तो आईपीसी के तहत उस पर कार्रवाई होती है, उसमें देश का कानून बड़ा विस्तृत है। इसलिए राजनीतिक दलों को इस प्रजातंत्र की व्यवस्था में सिर्फ बदनाम करने, भ्रष्टाचार निरोधक कानून में नहीं, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन। अरे भ्रष्टाचार निरोधक पार्टी को, दीपक जी मैं वही कह रहा हूं। नहीं, ये वही मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि आईपीसी में ऑलरेडी प्रोविजन है। जो दूसरा प्रश्न बड़ा खड़ा किया दीपक जी आपने, बहुत अच्छा प्रश्न था कि कंपनियों से चंदा लेकर, नहीं, अरे आईपीसी में तो कवर होगा ना क्राइम, कैसी बात कर रहे हैं आप? आईपीसी सवाल कर रहे हैं कि क्या करप्शन के दायरे में एक पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है उसको बदला जाना चाहिए? हमारा सवाल ये है और यही बेसिक सवाल है। नहीं तो पब्लिक नहीं,
नहीं देखिए, पब्लिक सर्वेंट वो तो अगर उसने अपराध किया है तो वो सजा उसको भोगनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये डिफाइन करना होगा कि वो पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन। हाँ जी, ये तो सीआईसी ने यही तो कहा था, पब्लिक अथॉरिटी से कंपनियों को जो कहा था उस नहीं, अरे कैसी, मैं वही कह रहा हूं, राजनीतिक दलों के लिए जो आम लोगों के लिए कानून है वो है। अगर कोई पार्लियामेंट इस प्रकार का प्रोविजन करती है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दीपक जी, दूसरा जो प्रश्न आपने खड़ा किया, यही तो कांग्रेस ने करप्शन किया सारा हिंदुस्तान के अंदर। अरे आप सिर्फ पूर्वाग्रह रखकर कांग्रेस पर आरोप मत लगाइए। विश्व बंधु गुप्ता जी, आप मूर्धन्य पत्रकार हैं, आप निष्पक्ष राय रखिए। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने खड़ा किया है, आपने कहा कंपनियों से अच्छा माफ कीजिएगा, आप दीपक जी, आपने बड़ा प्रश्न खड़ा किया कि कंपनियों से चंदे का। तो अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म की लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन देखेंगे तो वो स्टेट फंडिंग इंद्रजीत गुप्ता कमेटी हो या गोस्वामी का बिल हो, ये स्टार्ट होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात है, मैंने जैसे कहा कि 1965 में 69 में एक इंसर्ट किया था सेक्शन 290। आप ले आते 10 साल आपकी सरकार थी। गोस्वामी कमेटी तो कई दशक पहले की है जनाब, इंद्रजीत गुप्ता साहब भी देखिए कई दशक पहले की बात है। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी खुद की 10 साल सरकार थी, आप ले आते। देखिए सभी लोग, दीपक जी नहीं, हमने तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है, इसमें किसी राजनीतिक दल जैसे 2002 की सिफारिशें जब अपनी बात आती है तो सब पॉलिटिकल पार्टी वाजपेयी नहीं, ऐसा है कि अभय जी, क्योंकि कलेक्टिव एक मिनट अभय जी, आप 3-4 बार 2002 के ऑर्डिनेंस का जिक्र कर चुके हैं। आप जरा अपनी याददाश्त को ताजा कीजिए। वो ऑर्डिनेंस जब आया, जब सारे राजनीतिक दलों में आम सहमति हो गई, पार्लियामेंट में हल्ला मचा, सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलटने के लिए अध्यादेश लाने में सहयोग किया और सहमति दी अपनी, तब वो आया था। तो आप जब भी ऐसा मामला आता है तो राजनीतिक दल उस समय की हाल पार्टी में नहीं, उस समय की हाल पार्टी मीटिंग में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था, आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा करके। सब राजनीतिक दलों ने सहमति दी थी, सब चाहते थे कि इसको रोका जाए। अरे बकायदा पार्लियामेंट में कंसेंसस बना था, आम सहमति बनी थी। डॉक्टर समित पात्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि जो अभय बता रहे हैं, अभय के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी जो हैं जिस तरह से एक्ट करते हैं, आपने कहा काला धन जनरेट नहीं होता है, लेकिन बेसिक जो है फेवर करना, किसी को क्विड प्रो को करना, उनसे चंदा ले लेना, चंदे के बदले काम कर देना, ये होता है और ये आरोप लगते हैं। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं अब सही बात है कि हम लोग पॉलिटिकल मेंबर्स होने के कारण एक अलग तरीके से अपने विषय को कानून के अंतर्गत रखते हैं, मगर परसेप्शन इज मोर पावरफुल देन हमेशा स्पोक्स पर्सन सेंटेंसेस। अगर परसेप्शन ऐसा है तो उसके पीछे कारण होगा, तो इसलिए रिफॉर्म करना अनिवार्य है। और ये केवल हम लोग भाषण देते रहे, रिफॉर्म नहीं करे, तो जनता बहुत चालाक है, वो सब जान जाती है। ये टीवी पे आकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं और कुछ करने वाले नहीं है। देखिए, 2-3 बातें हैं। जहां तक विश्व बंधु गुप्ता जी का सवाल की जो पार्टी के ऑफिस बियरर्स हैं, उनको भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में लाना चाहिए। देखिए, उसके लिए ये लेजिस्लेशन चाहिए। उसके लिए आपको पहले पब्लिक सर्वेंट जो है, आपको ये पार्टी के जो कर्मचारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आपको इनको पब्लिक सर्वेंट बनाना पड़ेगा। पब्लिक सर्वेंट बनाने के लिए जो प्रक्रिया है वो बहुत खर्च वाला है, तो वो भी सोचना पड़ेगा कि वो पब्लिक सर्वेंट बन सकते हैं कि नहीं। दूसरी बात कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से बता रहा हूं। दूसरी बात है कि अभय जी के इस बात में सच्चाई है कि आईपीसी प्रोवाइड करती है, नॉट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मगर कोई अगर घूस ले रहा है, जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट ही हो, कोई भी ले रहा हो तो उस पर अपने तरीके से आईपीसी काम करती है। तीसरा विषय है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था कि अभय जी अभी गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत कमेटी सबके बारे में बोल रहे थे। इतने वर्षों तक वो सरकार में रहे, शुक्र है अब उनको लग रहा है कि हमारे समय तो हो नहीं पाया, कम से कम मोदी जी के समय में तो हो ही जाएगा, क्योंकि यहां बदलाव तो हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब ये बदलाव होगा तो भी ये शांति से नहीं बैठने वाले हैं,
फिर ये बोलेंगे बिना हमसे पूछे कर दिया, ये तो कंसेंसस होना चाहिए था, और फिर हाय हाय, फिर सड़क बंद, फिर आक्रोश दिवस, फिर वही सब चालू हो जाएगा जो अभी हो रहा है। अरे प्रदीप जी, आखिरी सवाल आपसे और इस संबित डिबेट जी, को एक मिनट अभय एक आखिरी सवाल प्रदीप जी से। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है, ये गंगोत्री भ्रष्टाचार की इसी तरह चलती रहेगी या पॉलिटिकल पार्टीज पर वाकई इतना दबाव बना है कि कुछ करते हुए दिखेंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, डीमोनेटाइजेशन ने जो लोगों को तकलीफ में डाला है और लोग चुपचाप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसका दबाव अब राजनीतिक दलों के लिए टालना बहुत कठिन होगा। तो बदलाव तो अब वो कितना बड़ा बदलाव आता है वो अलग बात है, लेकिन बदलाव की शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ये लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ, हम बदल रहे हैं, जैसा पहले चल रहा था वैसा अब नहीं चलेगा। वाकई जैसा पहले चल रहा था वैसा अब नहीं चलेगा, बिकॉज इन पॉलिटिक्स परसेप्शन मैटर्स, और परसेप्शन का ही पूरा का पूरा खेल है राजनीति। और अगर ये परसेप्शन रहा कि पॉलिटिकल पार्टी काले धन को सफेद करती हैं या काले धन को जनरेट करती हैं, तो साख पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा